हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज मैं दोस्तों आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 10th यानी 10th क्लास की साइंस की मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर दोस्तों मैंने खुद से बनाया है और इस मॉडल पेपर में आप लोगों का सारा रिवीजन हो जाएगा कि साइंस आप लोगों का कितना रेडी है, कितना नहीं है। क्योंकि मैं दोस्तों आप लोगों को कराने जा रहा हूँ, आप लोगों को जैसे कि पता है, ठीक है, कि इस बार के जो 10 के मैट्रिक एग्ज़ाम का जो बोर्ड होने वाला है उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स का, यानी कि टोटल 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है रिटर्न फॉर्म में और 20 मार्क्स आप लोगों को प्रैक्टिकल मिलने वाला है। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को 30 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, उन सारे क्वेश्चंस का एकदम हूबहू पैटर्न में लेके आया हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को शुरुआत से जुड़ जाना है हमारे चैनल से, हमारे वीडियो से, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 30 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना सही होता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसी से आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा कि आपका कितना रेडी है साइंस और कितना नहीं है। ठीक है, इसी से पता चल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे ज़्यादा लेट ना करते हुए, क्योंकि यहाँ पे 30 क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को और 30 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक है, और ईमानदारी से कमेंट करके बताना है कि आप लोगों का कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 घंटा का टाइम है और 30 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और सारे क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, क्लास 10 के साइंस का। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। आप लोगों ने पढ़ा होगा श्वसन के बारे में। ठीक है, तो ये बताना है ये आप लोगों को कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी, संयोजन, अपचयन या फिर ऊष्माशोषी। तो आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि श्वसन जो है ना, ये एक तरह का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी में क्या होता है कि जिसमें ऊष्मा जो है निकलता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकल रहा है। ठीक है, ऊष्माशोषी किसको बोलते हैं, जिसमें ऊष्मा का ह्रास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। ठीक है, जिसका जिसका क्वेश्चन सही होगा वो लोग अपना कॉपी में लिखते चलेंगे। ठीक है, कि 1 का ए सही है, ठीक है, बी सही है, सी सही है, ऐसे करके आप लोग को लास्ट तक बताना है कि 30 में कितने मार्क्स आए कितने नहीं आए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। देखिए, जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल होता है ना, उसका रंग किस प्रकार होता है। ऑप्शन ए श्वेत, ऑप्शन बी भूरा, ऑप्शन सी लाल और ऑप्शन डी हरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। आप लोगों ने तो लिख लिया होगा, जिसको जिसको पता है। ठीक है, वो अपना 2 का डी ऐसे करके अपना कॉपी में लिखते चलेंगे, 2 का डी। ठीक है, चलिए लास्ट में काउंट करना कि कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है और कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है ना, वो हरा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि साग सब्जियों, यानी कि आप लोग जैसे अभी ठंड का दिन है, ठंड के दिनों में साग सब्जी बहुत ज़्यादा उग रहा होगा, जैसे कि पालक। पालक साग में सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा होता है, आप लोग खा भी रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। मतलब जो साग सब्जी है ना, वो विघटित होकर जो कंपोस्ट बनाता है, तो ये एक प्रकार का किस प्रकार का अभिक्रिया है बताइए। उष्मा शोषी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी उष्मा छेपी, ऑप्शन सी उभयगामी, ऑप्शन डी प्रतिस्थापन। तो इसको भी लिख लेना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3 का बी। ऐसे करके आपको कॉपी में पेज लेके बैठना है, उसमें लिखना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए और अंत में जरूर बताना है कमेंट करके कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। देखिए, इसका जो लाल तप्त आयरन होता है ना, जो जलवाष्प द्वारा प्रवाहित करने पर इसका कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए FeO, ऑप्शन नंबर बी Fe3O4, ऑप्शन नंबर सी Fe3O3, ऑप्शन नंबर डी FeS। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को कॉपी में क्या लिखना है, 4 का सी। ठीक है, इस तरह से, और टोटल काउंट करके लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपका इतना सही हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, ये किस पदार्थ का बना होता है। देखिए, आप लोगों को पता होगा लिटमस विलियन। ठीक है, लिटमस के बारे में पता होगा कि ये क्या करता है ना, एक तरह से ये एक प्राकृतिक सूचक है जो बताता है कि कोई अम्ल है या क्षार है। ठीक है, तो ये जो बैंगनी रंग का रंजक होता है ना, ये किस पदार्थ का बना होता है, यही पूछा है क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन नंबर ए कवक, ऑप्शन नंबर बी लीचेन, ऑप्शन नंबर सी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लीचेन। ठीक है,
तो आप लोगों को अपना कॉपी में क्या लिखना है, 5 का बी नंबर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन बेकिंग पाउडर है। देखिए बेकिंग पाउडर यानी कि इसका नाम क्या है बताइए। जो हम लोग खाते हैं ना बेकिंग सोडा, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बेकिंग सोडा होता है उसका सूत्र क्या होता है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, याद रखिएगा, ये होता है सूत्र। सूत्र भी पूछा जाता है तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार से क्या है, मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है या मिश्र धातु है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये एक प्रकार का मिश्रण है। यानी कि आपको लिखना है 6 का ए। ठीक है, आप लोग लिख चुके होंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। देखिए आप लोगों को पता होगा कि जो नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक सूचक है ना वो क्या क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हल्दी, ऑप्शन नंबर बी मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन नंबर सी फिनोल फैथलिन, ऑप्शन नंबर डी मूली। तो यहाँ पे मैं बता दूं आप लोगों का जो प्राकृतिक सूचक है ना उसमें हल्दी भी है, मेथिल ऑरेंज भी है और फिनोल फैथलिन भी है। और इसके साथ ही एक प्रकार का जो आप लोग बंदा गोभी खाए होंगे। ठीक है, तो बंदा गोभी भी एक तरह से क्या है, जो नेचुरल बंदा गोभी होता है ना, बैंगनी कलर का होता है, वो भी एक प्रकार का क्या है ना कि वो प्राकृतिक सूचक है, वो भी हम लोग क्षारक को बता सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एक फैक्ट है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और डी ही एक ऐसा है जो प्राकृतिक नेचुरल सूचक नहीं है। ठीक है, जिसका इस्तेमाल सूचक के रूप में नहीं होता है। तो इसका आप लोग क्या लिखोगे, 7 का डी लिखोगे। ठीक है, कॉपी पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन क्षारक है। देखिए इनमें से बताना है कि कौन सा क्षारक है। क्षारक यानी कि क्या, बताइए, एसिड की बेस, बेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ZNO। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी SO2, ऑप्शन नंबर सी CO2, ऑप्शन नंबर डी NO2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे पूछा क्षारक। क्षारक, क्षारक का मतलब क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, बेस। हाँ, तो बेस कौन है, ZNO। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया राइट आंसर, तो 8 का ए नंबर। ठीक है, ऐसा करके आप लोग पेज में लिख रहे होंगे। ठीक है, चलिए और लास्ट में बताना जरूर है कि आपका कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है, क्योंकि इससे एक तो बेस्ट तरीके से आपका प्रैक्टिस भी हो जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि इससे पता चलेगा कि आपका चैप्टर कितना तैयार है और कितना नहीं है। तीसरी बात, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है एग्जाम के लिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेशन। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के सेशन बार बार मैं लाता रहूँगा जब तक एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, और इससे आप लोगों का बेस्ट प्रैक्टिस भी होगा और आप लोग को अंक यानी कि मार्क्स लाने में ज़्यादा मदद भी मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। देखिए जो विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है किससे। ठीक है, एनोड से, कैथोड से, अपघटय से या इनमें से सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एनोड से बनाया जाता है। जो भी विद्युत अपघटनीय परिष्करण होता है ना जिसमें अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो वहाँ किसका इस्तेमाल होता है, एनोड का होता है। ठीक है, तो आप लोग अपना कॉपी में लिख चुके होंगे 9 का ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। देखिए सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सोल्डर, ऑप्शन नंबर बी स्टील, ऑप्शन नंबर सी गन मेटल, ऑप्शन नंबर डी उपधातु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोल्डर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आप लोगों का राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को 10 का ए लिखना है। ठीक है, अपने कॉपी में, और लास्ट में बताना है कि कितना सही हो रहा है कितना गलत, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं देखूंगा सबका और रिप्लाई भी करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। देखिए ज़्यादातर जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं ना वो क्या होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी उदासीन, ऑप्शन नंबर सी क्षारकीय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग धातु अधातु चैप्टर को अगर बहुत अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि जो अधिकतर धातुएं होते हैं ना, अधिकतर जो धातुएं होते हैं वो किसके ऑक्साइड होते हैं, क्षारक का। किसको होते हैं, क्षारकीय का। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग को लिखना है 11 का सी। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्रेफाइड होता है। देखिए ग्रेफाइड आप लोग जो पेंसिल यूज़ करते हैं ना, पेंसिल में जो यूज़ हो रहा है जिससे लिखा जा रहा है ना वो एक प्रकार का क्या है, ग्रेफाइड ही है। ठीक है, तो ग्रेफाइड क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए विद्युत का कुचालक, ऑप्शन नंबर बी विद्युत का सुचालक, ऑप्शन नंबर सी दोनों कुचालक और सुचालक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत का सुचालक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, तो 12 का बी हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग कॉपी में लिख जरूर रहे होंगे।
ठीक है, क्योंकि कमेंट करके बताना है कि सर मेरा इतना सही हुआ, इतना गलत हुआ। अगर किसी का ज़्यादा गलत हो रहा है तो उसको अच्छे से, और भी अभी टाइम है, वो चैप्टर को रिवीजन कर सकता है, ठीक है। और जिसका ज़्यादा सही हो रहा है उसके लिए बेस्ट है, वो इसी तरह का रिवीजन सेशन में करते रहेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। देखिए जो कार्बन है ना, वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, आयनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन, हेलोजन या अम्लराज। तो आप लोगों को पता होगा जो कार्बन है ना, हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनाता है हाइड्रोकार्बन। क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया आप लोगों का, ठीक है। चलिए 13 का बी नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। आप लोग कार्बन चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़े होंगे, तो आप लोग इथेन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इथेन में कितने तरह का सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो पहले तो होता है मेथेन। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, ठीक है। इथेन का क्या होता है, C2H6 होता है ना, C2H6। अब देखो इथेन का पूछा है ना, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होता है, तो इसको स्ट्रक्चर बनाते हैं। C2H6 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, एक सेकेंड, हाँ, C2H6, ठीक है। इधर H, इधर H, यहाँ H, सॉरी एक सेकेंड, ये रहा H, ठीक है। यहाँ भी H, यहाँ भी H, और यहाँ भी H, ठीक है। तो देखिए कितने सहसंयोजक बंध बना, ठीक है। एक यहाँ पे बना, एक यहाँ पे बना, दो, एक यहाँ पे तीन, एक यहाँ पे चार, एक यहाँ पे पाँच, एक यहाँ पे छः, और एक यहाँ पे सात। तो टोटल 7 बना। कितना बना, 7 बना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 7, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 14 का सी। कितना, 14 का सी, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, 14 का सी, ठीक है। आप लोग लिख रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, जो इसका मतलब है कि, देखिए आप लोग अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि गांव में ज़्यादातर खाना जो है लकड़ियों से बनाया जाता है, ठीक है। तो जब लकड़ियों से बनाया जाता है, जो बर्तन होता है ना, जिसको हम लोग हांडी बोलते हैं, हाड़ी, ठीक है। तो हाड़ी के जो बैक साइड है उसमें काला रंग का परत बैठ जाता है, ठीक है। तो वही पूछा जा रहा है कि जो परत जो बैठ जा रहा है ना, वो किसके कारण बैठता है, ठीक है। ऑप्शन है भोजन पूरी तरह नहीं पका इसके लिए, या ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है इसके लिए, या फिर ईंधन आर्द्र है, या फिर ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर काला दाग ज़्यादा उठ रहा ना हाड़ी में, तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी अच्छी तरीके से जल नहीं रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, राइट आंसर, यानी कि 15 का ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए, CnH2n प्लस, एक सेकेंड, हाँ, +2। तो ये एक तरह का किसका सूत्र है, ये आपका एल्केन का सूत्र है। किसका सूत्र है, एल्केन का। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। और तो एल्किन का सूत्र क्या होता है, एल्किन का सूत्र होता है CnH2n, ठीक है। ये रहा एल्किन का सूत्र, CnH2n, ठीक है। और एल्काइन का सूत्र क्या होता है, तो एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, ठीक है। ये होता है एल्काइन का सूत्र। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में तीनों में से एक कोई पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरह से आप लोगों का सारा कुछ रिवीजन होता चल रहा है। तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ, ठीक है। इसी तरह का रिवीजन चलते रहेगा हमारे चैनल पे, जुड़ जाइए हमारे चैनल से और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। देखिए इनमें से सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, मीथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मीथेन का सूत्र क्या था, CH4 होता है ना। तो ये सबसे सरलतम है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर एक ए क्या हो गया, राइट आंसर, ठीक है। तो 17 का आंसर क्या हो गया, 17 का ए नंबर, ठीक है। आई होप आप लोग कॉपी में लिख रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम है, बताइए। यानी कि यूपैक नाम क्या है क्लोरोफॉर्म का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ट्राइक्लोरोमीथेन, ऑप्शन नंबर बी टेट्राक्लोरोमीथेन, ऑप्शन नंबर सी ट्राइक्लोरोइथेन, या ऑप्शन नंबर डी हेक्साक्लोरोइथेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो क्लोरोफॉर्म होता है ना, इसका आईपैक जो नेम है वो है टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है। तो 18 का कितना सही हो गया, 18 का बी नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। बताइए आप लोगों को पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि नाइट्रोजन
पहले जान लेते हैं नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है वायुमंडल में, कितना 78%, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा। ये है आपका नाइट्रोजन, ठीक है, ये है आपका ऑक्सीजन। यहाँ पे पूछा गया है कि CO2 गैस की उपस्थिति है, तो बताइए कार्बन डाइऑक्साइड पूरे वायुमंडल में कितना परसेंट पाया जाता है, 0.03%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग को क्या लिखना है, 19 का सी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या है। देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल नाम से ही पता चल जाना चाहिए, H2S2O7 या फिर H2S2O8 या फिर H2S2O3 या फिर डी नंबर है H2SO4। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में पूछा गया ना, तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट इसको कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो 20 का कितना हो गया, डी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है। देखिए, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड समूह पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, CHO, ठीक है, COOH एंड CO एंड NH2। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है ना, वो COOH होता है, ठीक है। COOH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, ठीक है। कीटोन का CO होता है, ठीक है, और अल्कोहल का OH होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, एल्डिहाइड का CHO। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्या पूछ रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य। देखिए, आवर्त सारणी का जो प्रथम वर्ग है ना के सदस्य को क्या कहलाता है। ऑप्शन ए अम्लीय धातु, ऑप्शन बी क्षारीय धातु, ऑप्शन सी अकीरी गैस, या ऑप्शन डी मिश्र धातु। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका जो राइट आंसर है ना, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, क्योंकि ये धातु अधातु का चैप्टर्स है, इसका आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आवर्त किसे कहते हैं और वर्ग किसे कहते हैं, यानी कि आवर्त टोटल कितना होता है। ऑप्शन ए 08, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 18। तो टोटल आवर्त कितने हैं, 7 है, कितने हैं, 7, यानी कि 23 का कितना हो गया, सी नंबर, ठीक है। तो टोटल आवर्त कितने हैं, 7 है, और टोटल समूह कितने हैं, टोटल समूह 18 है, कितना है, 18। आवर्त किसको कहते हैं, देखिए सबसे पहले आप लोगों को जानना है आवर्त यानी कि इस तरह का जो बना है ना, ये जो नीचे बनता हुआ आ रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आवर्त बोलेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आवर्त, ठीक है। और जो इस तरह से समूह बनता जा रहा है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग या फिर समूह, ठीक है। ये एक तरह से वर्ग या समूह। तो आवर्त 7 है और वर्ग कितना है, 18 है, 18 है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेंडलीव आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग है। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा मेंडलीव की जो आवर्त सारणी था उसमें कितने वर्ग हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 07, ऑप्शन नंबर डी 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 9। कितना होता है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग है, 8 है, ठीक है। और आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, 18 है, ठीक है। और आवर्त कितना है, आधुनिक आवर्त बताइए, 7 है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया 9, यानी कि 24 का डी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। देखिए, जो आवर्त सारणी है ना उसमें शून्य समूह का तत्व क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर C12। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हीलियम, हीलियम है वो शून्य समूह का तत्व, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, राइट आंसर, यानी कि 25 का बी नंबर सही, ठीक है। आई होप आप लोग कॉपी में लिखते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट में आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपका कितना सही हुआ, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। देखिए, मीथेन का सूत्र पहले लिख लीजिए। मीथेन का क्या होता है, CH4 होता है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा, देख लीजिए इधर, एक सेकंड। अब देखिए, सहसंयोजक बंध कितना बना, 4 बना, 1 बना, 2 बना, 3 बना और 4 बना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंध बन रहे हैं, 4 बन रहे, 04, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, 26 का बी नंबर, ठीक है। आई होप आप लोग कॉपी में लिखते चल रहे हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है
कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और आवर्त होते हैं। अभी मैंने बताया था कि आवर्त जो होते हैं ना वो 7 होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त कितने होते हैं, 7 होते हैं। और ग्रुप कितने होते हैं, समूह 18 होते हैं। कितने होते हैं, 18। चलिए देख लीजिए, ऑप्शन ऑप्शन ए में ही दिया है 18 वर्ग है और 7 आवर्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, यानी कि 27 का ए नंबर सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है ना, इसमें कितने आवर्त और कितने समूह, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका अभी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 7 आवर्त और 18 समूह है। ठीक है, 28 का ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है ना, इसमें जो तत्व रखे गए हैं तो वो किसके आधार पर रखे गए हैं, परमाणु आयतन के आधार पर, परमाणु घनत्व के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, या फिर परमाणु संख्या के आधार पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी में रखा गया है तत्वों को। ठीक है, परमाणु संख्या के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, यानी कि 29 का सी नंबर राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। देखिए अमोनिया के जो अणु है ना, इसमें नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना है अमोनिया, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 2:1, ऑप्शन नंबर बी 1:2, ऑप्शन नंबर सी 1:3, ऑप्शन नंबर डी 3:1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1:3। ठीक है, अमोनिया का कितना होता है, 1:3 होता है, यानी कि 30 का सी नंबर क्वेश्चन सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला और अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है, परमाणु संख्या है। ठीक है, 31 का बी नंबर। चलिए आप लोग यहाँ तक मतलब 30 क्वेश्चन पूरी तरीके से रिवीजन भी हो गया आप लोगों का, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ। ठीक है, और जिन भी विद्यार्थियों का अगर 15 से कम सही हुआ, यानी कि मान लीजिए 15 से लेस देन, ठीक है, कम सही हुआ, तो उनको क्या करना है कि फिर से चैप्टर को जाकर रिवीजन करना है, अच्छे से करना है। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने 30 क्वेश्चन बताया ना, 31 क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चन का आंसर को एकदम रट लेना, बारीकी से वीडियो को कम से कम 4 से 5 बार देखना है। ठीक है, ताकि सारे क्वेश्चन का आंसर याद हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह से मैं सेशंस लाता जाऊंगा। ठीक है, आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है कि कैसा लगा इस सेशन को और कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए। जो 15 से कम सही कर पाए उन्हें बार बार पढ़ना है, फिर से अभी भी टाइम है, उन लोगों को फिर से साइंस को रिवीजन करना है, सारे चैप्टर को। ठीक है, और जिसका 15 से ज़्यादा आ रहा है उन्हें भी एक बार रिवीजन अच्छे से कर लेना है। ठीक है, और जिनका 25 या 25 के बाद आ रहा है, या 25 से मतलब ज़्यादा आ रहा है, तो उनके लिए अच्छी बात है, वो लोग इस वीडियो को और 2-3 बार देख लें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस को रिवीजन करना है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, और हो सके यहाँ से क्वेश्चन रिपीटेड भी हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह का सेशन मैं लाता रहूँगा सारे सब्जेक्ट का। अभी मैंने विज्ञान का लाया है, अब मैं लाऊंगा किसका, सामाजिक विज्ञान का, फिर हिंदी का, फिर इंग्लिश का, इसी तरह से सारे सब्जेक्ट का मैं रिवीजन कराता चलूँगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू में, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि सब्जेक्टिव में 50 मार्क्स आएंगे और ऑब्जेक्टिव में 30 मार्क्स। ठीक है, तो अगर किसी बच्चा को पढ़ाई अच्छा से नहीं हुआ और उसे पास होना है, तो वो ऑब्जेक्टिव से भी पास हो सकता है, यानी कि 30 मार्क्स उसे लाना है ऑब्जेक्टिव में, अगर उसे लिखना नहीं आ रहा तो। और बाकी प्रैक्टिकल मार्क्स जो 20 मिलेगा, उसमें से अगर 18 3 भी मिल जाए तो वो पास हो जाएगा, क्योंकि इधर 30 और 3 33 में पास हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह का रिविजन करते रहिए। मैं क्लास 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, 11 और 12 सारे क्लासेस का इसी तरह का एमसीक्यू प्रैक्टिस कराते रहूँगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने भी दोस्त हैं आप लोगों को ये चैनल जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को बेस्ट कंटेंट के साथ देने वाला हूँ, और आप लोगों का रिजल्ट में भी इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों का मार्क्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर बनना है टॉपर तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले और एक धुआंधार सेशन को लेकर। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए।